नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर के तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइंस। सहारनपुर हिंसा पर केंद्र ने मांगी रिपोर्ट, रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती। मायावती ने भीम आर्मी को बताया बीजेपी का प्रोडक्ट। श्रीनगर में सिविल सोसाइटी और अलगाववादी की मुलाकात, शांति उपायों पर हुई चर्चा। यूएन ने मिलिट्री ऑब्जर्वर्स पर फायरिंग के पाकिस्तानी दावे को किया खारिज। पाकिस्तान से उज़्मा की वापसी, कहा मौत के कुएं से लौट कर आई। विदेश मंत्री का नवाज सरकार और न्यायपालिका को धन्यवाद। शेयर बाजार में तेजी, 448 अंकों की उछाल के साथ नई ऊंचाई पर सेंसेक्स। डॉलर के मुकाबले रुपया हुआ मजबूत। मैनचेस्टर धमाके से जुड़ी खुफिया सूचना अमेरिका को नहीं देगा ब्रिटेन। मीडिया में लीक होने से गुस्सा, अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार। भाई देखते हैं पहली खबर। सिविल सोसाइटी सेंटर फॉर पीस के सदस्यों ने आज श्रीनगर में अलगाववादी हुर्रियत नेताओं से मुलाकात की और कश्मीर के हालात पर उनका पक्ष जानने की कोशिश की। उधर संयुक्त राष्ट्र ने मिलिट्री ऑब्जर्वर पर भारत की ओर से फायरिंग के पाकिस्तानी दावे को खारिज कर दिया। श्रीनगर में सिविल सोसाइटी सेंटर फॉर पीस के सदस्यों ने अलगाववादी नेताओं मीरवाइस उमर फारूक और शब्बीर शाह से मुलाकात की। इसमें कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर, ओपी शाह और कपिल काक शामिल थे और उन्होंने कश्मीर के मौजूदा हालात पर बातचीत की। हमने मीरवाइस साहब की बात सुनी है और हमें उनकी बात सुनने की जरूरत थी, तो सुन चुके हैं और उसके बाद तय करेंगे कि हमारे तरफ से हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास एक अस्त्र है, कलम, तो हम दिल्ली जाएंगे, फिर लिखेंगे। यहाँ पे लोगों के तमाम हुकूक जो हैं वो ताकत के बल पे सल्ब कर लिए गए हैं और हम इनसे तवक्का रखते हैं, क्योंकि सिविल सोसाइटी के लोग हैं, कोई ऑफिशियल डेलीगेशन नहीं है, और हम इनसे ये कहा कि भाई कम से कम यहाँ के जो हालात हैं वो आप हिंदुस्तान के अवाम तक पहुंचाएं, हिंदुस्तान के लोगों तक पहुंचाएं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान सेना के उस दावे को खारिज किया है जिसमें एलओसी के पास भारतीय सेना की फायरिंग में यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर्स की चपेट में आने की बात कही गई थी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत कभी भी पहले संघर्ष विराम का उल्लंघन नहीं करता है। As you know, the Indian forces stationed along the line of control or international border, they do not initiate ceasefire violations. They respond only to ceasefire violations from the other side, which are many times given to cover the infiltrators, and even they do with a great sense of responsibility, restraint, and in a very calibrated manner. इस बीच बेंगलुरु पुलिस ने 3 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ बॉर्डर अफेयर्स के एडिटर पुष्प सराफ साहब हैं। सर, स्वागत है आपका। जिस तरीके से एक डेलीगेशन का वहां पहुंचना, मुलाकात करना और कश्मीर के आज के हालात के मद्देनजर इसे आप कैसे देखते हैं और इस पहल के मायने क्या है? देखिए, पहला तो ये पहल कहना शायद उचित नहीं होगा। ये कोई छठा सिविल सोसाइटी का दल है जो वहाँ गया है और ये अच्छी बात है। लोगों से मिलना जुलना चाहिए, खासकर वो लोग जो नई दिल्ली से किसी न किसी वजह से खफा हैं, उनसे मिलना और भी ठीक रहता। तो ये और इनको चाहिए कि सिर्फ नेताओं से नहीं मिलें, लोगों से भी मिलें, और ख़ासकर उस नौजवान से ज़रूर मिलें जो बहुत ही रोश में है और जो मतलब तशद्दुद, इस तरह मतलब स्टोन पेल्टिंग और ये इन चीज़ों में इन्वॉल्व, क्योंकि उस वहाँ की समाज को समझना बहुत ज़रूरी है। उस दृष्टि से ये एक अच्छे प्रयास हैं। अगर आप देखें तो जब एक ऑफिशियल डेलीगेशन गया था राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में, तो वो किसी से मिला नहीं था, उनकी कोई अपॉइंटमेंट नहीं थी उन लोगों से जो मेन स्ट्रीम में नहीं है, जो मुख्य धारा में नहीं है। तो उस वक्त कुछ अपोजिशन के लोगों ने प्रयास किया था कि वो इनसे मिलें। वो सैयद अली शाह गिलानी और इनके और 1-2 नेताओं के घर भी गए, पर उनको कोई रिसेप्शन नहीं दी गई थी।
तो उस दृष्टि से देखते हुए ये अच्छे प्रयास हैं कि वहाँ से मिलना जुलना बहुत ज़रूरी है। और ये और भी अच्छा होगा कि अगर ऑफिशियल स्तर पे भी इस तरह के प्रयास किए जाएं। लेकिन जैसा आपने कहा कि मुलाकात असल में क्या सिर्फ जो बड़े चेहरे हैं या फिर कहा जाता है संगठनों के लीडर्स हैं उनसे हो रही है, और यही एक कमी है आम जो यूथ है, जो एक युवा है, उसके साथ जो डायलॉग है, जो संवाद है, वो मुमकिन नहीं हो पा रहा है? नहीं, वो तो नहीं हो पा रहा है। और ये वही जो जाने पहचाने चेहरे हैं उन्हीं से लोग मिल रहे हैं। इसका भी थोड़ा फ़ायदा होता है क्योंकि उनकी भी भड़ास निकल जाती है, जहाँ भी लोगों को समझ आ जाती है कि समस्या क्या है, पर इसका कोई नतीजा नहीं निकलता है। एक तो ये कि जो दल वहाँ जाते हैं सिविल सोसाइटी के, वो वापस आके क्या काम करते हैं, इस पे भी बड़ा निर्भर करता है। वो यात्रा आज जैसे एक दल के नेता को मैं सुन रहा था कि उनके पास पेन है, वो लिखेंगे, इसका यही मतलब हो सकता है। तो वो भी एक अच्छा प्रयास है। पर पहले अगर इस स्थिति से कंपेयर किया जाए जैसे, तो उस वक्त जो विरोधी दल थे वो भी बड़ा एक्टिव इंटरेस्ट लेते थे, वैली में जाते थे, लोगों से मिलते थे। उस वक्त भी एक मुख्य धारा से अलग धारा थी और वो धारा फिर मुख्य धारा से जुड़ गई। उसका ये बड़ा परिणाम, पर इन स्थिति में नज़र नहीं आता क्योंकि सिविल सोसाइटी के नाम पे भी जो दल जाते हैं उनके भी पॉलिटिकल अलाइनमेंट्स भी बड़ी स्पष्ट हैं। वो अलाइनमेंट्स क्या उनके अपने दल सपोर्ट करते हैं कि नहीं, ये चीज़ स्पष्ट नहीं है। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सिविल सोसाइटी जिस तरीके से वहाँ कदम उठा रही है, इस तरह के कदम ऑल पार्टी एक डेलीगेशन जो कि दौरे करता, बातचीत करता, मुलाकात करता, तो ज़्यादा बेहतर विकल्प होता। क्या आपको लगता है ऐसा? नहीं, बिल्कुल। और पर उससे भी अच्छा ये रहता, ऑल पार्टी डेलीगेशन से भी अच्छा, कि जो सत्ता में पार्टी है इस वक्त भाजपा है, इनको प्रयास करने चाहिए कि वहाँ पे अपना आधार जो है वो बनाएं। अभी की स्थिति ये है कि पार्टी राज्य में भी सत्ता में है और उसका बड़ा अच्छा वहाँ पे है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, बाकी लोग हैं, पर पिछले 3 साल में उनका कोई असर घाटी में बड़ा हो ऐसा लगता नहीं है। पर वो अगर प्रयत्न करेंगे तो उससे भी बड़ा लाभ होगा। बात बार बार ये कही जा रही है कि डिस्कनेक्ट हो गया है, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो वहाँ की यूथ के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रही हैं, जो उनका कनेक्ट था वो ख़त्म हो गया। देखिए, एलिनेशन, माफ़ करिए मैंने आपको इंटरप्ट नहीं, मैं यही समझ रहा हूँ कि एलिनेशन क्यों, और एलिनेशन वहाँ शुरू से रही, एक उसका एक इतिहास भी रहा। एक तो एक्सेशन, एक डिलेड एक्सेशन था, और उसके बाद जिस तरह से चुनाव वहाँ पे हुए उससे लोगों का गुस्सा बढ़ता गया। और एक समस्या उससे रही कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की जो बात थी वहाँ के लोगों को ये रहा, खासकर घाटी के लोगों को, कि उनको ये कम, उनकी जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की फीलिंग है उसको सेटिस्फाई नहीं किया। ये पहले भी थी। फिर 89 के बाद माहौल और बिगड़ गया। जो नया नौजवान आया उस वक्त उसने बंदूक हाथ में ले ली, और उस वक्त पाकिस्तान जो पहले से सक्रिय है, और पाकिस्तान की ये डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि हम जो है मॉरल, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट देंगे। मतलब जो भी लोग, जिसका साफ मतलब है कि जो भी लोग भारत के खिलाफ काम करेंगे उनको वो सपोर्ट करेंगे जम्मू कश्मीर। तो वो भी उस वक्त काफ़ी सक्रिय हो गया। उनके सक्रिय होने के साथ साथ ये हुआ कि जो हमारी मुख्य धारा की पार्टियां थी वैली में, पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, ये दोनों दबाव में आ गई, और दोनों ने आज की स्थिति में तो कहा जा सकता है कि दोनों को और असर्शन की ज़रूरत है। बार बार जब बात आती है डायलॉग की, हुर्रियत नेताओं का ही जिक्र होता है, और जो तमाम डेलीगेशन जाते हैं वो हुर्रियत नेताओं के इर्द गिर्द ही रहती है, मुलाकात या फिर बातचीत का दौर। आज के दौर में जिस तरीके से वहाँ पर युवा है, क्या हुर्रियत उस स्थान पर, उस पोजीशन पे है, उसका कोई प्रभाव दिखता है, या फिर महज एक शोपीस के तौर पर वो एक संगठन अब खड़ा हुआ नजर आता है? नहीं, जो हुर्रियत के नेता हैं, जो इंडिविजुअल लीडर्स हैं, उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उनमें उनका प्रभाव है, और वो प्रभाव स्पष्ट नज़र आता है जब चुनाव के दिनों में, जब वो बाइकाट की कॉल देते हैं तो उन क्षेत्रों में कम से कम वोटिंग बड़ी कम होती है, तो इसलिए उनका असर तो है। और वो ये कहना कि वो उनमें से एक मुख्य धारा में रहा है, ये वो उसको नहीं, जो आज की स्थिति है उसको गौर में रख के काम करना चाहिए। पर आज हमारे दलों को भी चाहिए कि वो कुछ नेताओं को मिलने के बजाय वहाँ कोशिश करें कि आम आदमी से, सोसाइटी के जो डिफरेंट हिस्से हैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि
एक तबका तो यूथ का है वो जो सामने नज़र आ रहा है, जो पत्थर फेंक रहा है, जो गुस्से में है, और दूसरा वो भी है जो चाहता है कि शांति हो और वो तरक्की करे और वो आगे बढ़े, वो नज़र नहीं आ रहा है और वो दबा हुआ दिखता है। आप देखें क्योंकि उनको भी लगता है कि कोई कमी है। ये कहना कि वो बिल्कुल डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, दबे हुए हैं, ये शायद गलत है। उनको भी लगता है कि कोई कमी है और वो पूरा अपने आप को जोर शोर से काम नहीं कर पाते। आप देखें दिल्ली में और क्षेत्रों में बड़े सैकड़ों लड़के लड़कियां पढ़ रहे हैं और बड़ा अच्छा कर रहे हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी उनका रुचि बढ़ गई है, पर थोड़ा और करने की ज़रूरत है, और वक्त रहते करने की ज़रूरत है। वो तो जितनी जल्दी करें उतना ही अच्छा है, उतना ज़्यादा असर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरे मसले पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और ये थी हमारी पहली खबर। पाकिस्तान की अदालत के आदेश के बाद भारतीय नागरिक उज़्मा को आज स्वदेश लाया गया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि उज़्मा की वापसी में पाकिस्तान सरकार और अदालत की अहम भूमिका रही है। उन्होंने इसके लिए पड़ोसी देश का आभार जताया। वहीं उज़्मा ने भी आप बीती सुनाते हुए विदेश मंत्रालय की ओर से मदद के लिए उनका आभार जताया। वाघा अटारी बॉर्डर पर जैसे ही उज़्मा ने अपने देश में कदम रखा, उन्हें देश की मिट्टी को नमन किया। उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद पाक अफसरों ने उन्हें बीएसएफ के सुपुर्द कर दिया। उन्हें अमृतसर से विमान के जरिए दिल्ली लाया गया। दिल्ली पहुंचने पर उज़्मा ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। इस मौके पर उनका परिवार भी मौजूद था। जो मुझ पर हुआ, जो मेरे साथ हुआ, वो किसी और के साथ कभी ना हो, क्योंकि शायद मैं लकी थी या मेरी बेटी का नसीब बोलो कि उसको एक माँ दोबारा फिर से मिल गई, उसके नसीब से शायद मैं बचकर आ गई। जब मैं वहाँ पर जाती थी तो सुषमा मैम का रोज़ाना मेरे पास कॉल आता था कि बेटा फ़िक्र नहीं करना, हम हैं यहाँ पर, हम लड़ रहे हैं आपके लिए, कुछ नहीं होने देंगे हम आपको। बिना इस बात को देखे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में तनाव के क्या रिश्ते हैं, मैं कहना चाहूँगी कि आज अगर उज़्मा यहाँ है तो उसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी हमारा बहुत सहयोग किया है। पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने भी हमारा बहुत सहयोग किया है। उज़्मा के भाई ने अपनी बहन की सकुशल वतन वापसी पर खुशी जाहिर की है और विदेश मंत्री को मदद के लिए शुक्रिया अदा किया है। किसी बात की कोई कमी नहीं छोड़ी। यहाँ से स्पेशल वकील भेजा है, अच्छे से अच्छी जल्दी से जल्दी उन्होंने कार्रवाई करी है। इतनी जल्दी हो जाएगा ये उम्मीद नहीं थी। हमारी यहाँ की गवर्नमेंट ने हमारी पूरी हेल्प करी है, इसका मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। उज़्मा ने आरोप लगाया था कि पाकिस्तान में उसकी ताहिर अली के शख्स के साथ जबरन शादी करा दी गई थी। भारतीय उच्चायोग में शरण और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद उज़्मा को भारत लौटने की इजाजत मिल गई थी। उज़्मा को वापस लाने में पाकिस्तान सरकार के सभी महकमों का सहयोग मिला, यह खुद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने स्वीकार किया है। भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह के तनावपूर्ण संबंध हैं, वैसे में मानवीय स्तर पर इस तरह की पहल भी हो सकती है, यह सच में आश्चर्यजनक है। लेकिन देखना यह है कि इस तरह के संबंध का आगे आने वाले दिनों में भारत पाकिस्तान पर क्या असर पड़ता है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन डी के पांडे के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। और फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार कुछ और खबर। प्रेम के तमाम रूपों का संगम है मजरू सुल्तानपुरी। के पहला पहला जब दिल ही टूट गया, पत्थर के सनम बचना ऐ हसीनो, पापा कहते हैं आई लव यू, जानम समझा करो। उनकी नजर उनका शहर में मिली इस बार मजरू सुल्तानपुरी से, सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सहारनपुर हिंसा पर उत्तर प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी है। तैनाती के लिए रैपिड एक्शन फोर्स के 400 जवान भेजे गए हैं। धारा 144 के साथ मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी है, तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी भी और तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सहारनपुर हिंसा पर उत्तर प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी है। मंत्रालय ने पूछा है कि हिंसा कैसे शुरू हुई और इसे रोकने के लिए क्या उपाय किए गए। केंद्र ने हिंसा पर काबू पाने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स भी भेजी है।
जिले में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। धारा 144 लागू कर लोगों के जमा होने पर पाबंदी लगा दी गई है। अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए मोबाइल इंटरनेट पर भी रोक लगाई गई है। जोन में बांटा गया है, सेंसिटिव एरिया आइडेंटिफाई करके उनको जोन्स में बांटा गया है। उसमें गस्टेड ऑफिसर्स पुलिस के और मजिस्ट्रेट्स लगे हुए हैं, वो भ्रमण कर रहे हैं, स्थिति असेस कर रहे हैं, उसके हिसाब से कार्रवाई भी कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि कानून व्यवस्था सुधारने में थोड़ा वक्त लगेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में आते ही अपना एजेंडा बता दिया कि अब देश में गुंडे बदमाश नहीं रहेंगे, रोमियो नहीं रहेंगे, जमीन पर कब्जा करने वाले नहीं रहेंगे प्रदेश में, और जिस तरह का भी कानून व्यवस्था को सुधारा जाएगा, समय लगेगा, अभी मात्र हमें 2 महीने भी नहीं हुए। बीएसपी ने भीम आर्मी से संबंध होने के आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। पार्टी प्रमुख मायावती ने भीम आर्मी को बीजेपी का संगठन बताया। सहारनपुर जिले में बीएसपी के लोगों का ये मानना है कि भीम आर्मी नाम का जो ये संगठन है, यह पूरे तौर से बीजेपी का ही प्रोडक्ट है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का आरोप है कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था संभालने में पूरी तरह नाकाम रही है। संवेदनशील मसले को संवेदनशील तरीके से लेते हुए और अपनी जिम्मेदारी न समझते हुए वो कहते हैं कि किसी अन्य राजनीतिक दल के जाने से इस घटना का राजनीतिकरण हो रहा है और वहाँ राजनीति नेताओं को नहीं जाना चाहिए, तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह सरकार पे लग गया है। जिस प्रकार से दलितों का दमन किया जा रहा है सहारनपुर में, वो दिल दहलाने वाला है। आजाद हिंदुस्तान में कभी इस प्रकार की दुर्घटना जो सहारनपुर में दलित भाइयों के साथ हुई, कभी ऐसी नहीं हुई, और ये सब सरकार के संरक्षण और उनकी मर्जी से हुआ। दरअसल जिले में जातीय हिंसा में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 22 लोग घायल हो चुके हैं। राज्य सरकार ने बुधवार को जिले के डीएम और एसएसपी को निलंबित कर दिया था। वहीं डीसी और डीआईजी का तबादला कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। यमुना एक्सप्रेसवे पर लूटपाट और सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया है। बीती रात जेवर से बुलंदशहर जा रहे एक परिवार को हथियारबंद बदमाशों ने बंधक बना लिया। विरोध करने पर परिवार के एक सदस्य की गोली मारकर हत्या कर दी। परिजनों का आरोप है कि 4 महिलाओं के साथ दुष्कर्म भी किया गया। बदमाशों ने करीब 44,000 रुपए, नगद और जेवरात भी लूट लिए। जांच के लिए जो टीमें बनी हैं, जनपद स्तर पर ही करीब 4 टीमें हमने बनाई हैं। एसटीएफ की टीम है, एसओजी की टीम भी लगी है, प्लस जनपद की टीमें लगी हैं, और मेरठ की भी हमारी एसओजी वगैरह सारी टीमें लगी हुई हैं, और जहां पर भी हमको जो सूचनाएं मिल रही हैं उसको वेरीफाई करा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेडिकल उपकरणों को देश में बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे चिकित्सा खर्च में खासी कमी आएगी, क्योंकि ज्यादातर उपकरण आयात किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को टाटा मेमोरियल सेंटर की 75 साल की यात्रा पर एक किताब का विमोचन किया। दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उन्होंने समारोह को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री ने चिकित्सा उपकरणों के देश में नहीं बनने पर चिंता जताई और कहा कि इससे इलाज महंगा हो जाता है। आज भी देश में 70% मेडिकल उपकरण विदेश से ही आते हैं। इस स्थिति को भी बदलना है। प्रधानमंत्री ने कैंसर के मरीजों की बढ़ती संख्या पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि देश में हर साल 10 लाख नए मरीज कैंसर से पीड़ित पाए जाते हैं। इस बीमारी से हर साल 6.5 लाख मरीजों की मौत हो जाती है। हर मरीज इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अलग अलग कैंसर हॉस्पिटलों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना बहुत ही आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले कुछ सालों में स्वास्थ्य पर जीडीपी का 2.5% खर्च करने की योजना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने गंगा नदी से होने वाले जमीन के कटाव को रोकने के लिए केंद्रीय मदद की मांग की। साथ ही बांग्लादेश से जुड़े मुद्दों को लेकर राज्य की चिंताओं के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी। ममता बनर्जी ने केंद्र की ओर से विभिन्न योजनाओं के तहत मिलने वाली राशि के तुरंत आवंटन की भी मांग की है। साथ ही राज्य के पिछली सरकारों की ओर से किए गए कर्ज की भरपाई के लिए रियायत देने की मांग की। जो हमारा पहले का लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट का जो कर्जा किया है लोन का, हमको एक साल 40,000 करोड़ देना पड़ेगा। डेप्ट बहुत सारे महाराष्ट्र से छोड़ के बहुत सारे स्टेट में बहुत बढ़ गया। मैंने बोला इसके लिए रिस्ट्रक्चरिंग कुछ करना है,
14 कमीशन को इसको करना चाहिए था। 14 कमीशन जो बोलता है इतना बढ़ा दिया उतना बढ़ा दिया, लेकिन जो किया है उससे ज्यादा ले लिया। पश्चिम बंगाल में खराब कानून व्यवस्था का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने आज कोलकाता में प्रदर्शन किया। पुलिस ने बीजेपी प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया और पानी की बौछार की। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष और महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को हिरासत में लिया गया। बीजेपी और वाम दल राज्य में राजनीतिक हिंसा के लिए टीएमसी को जिम्मेदार बता रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। पार्टी नेता आनंद शर्मा ने आज कहा कि एनडीए सरकार पुराने मापदंडों से जीडीपी के आंकड़े जारी करे। साथ ही ये भी बताया कि 3 साल में कितने लोगों को रोजगार मिला है। पार्टी ने आरोप लगाया कि पिछले साल महज 1.5 लाख नौकरियां ही आईं, जबकि सरकार ने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। We demand that the government comes out with a white paper on the state of Indian economy, and we demand, as I've said earlier, on the GDP, the old series and the new series, 10-year numbers, and we also demand the government to make public the names, addresses, and vocations of Indians who have been provided jobs in 3 years of Narendra Modi's government. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एंटी इंसेफ्लाइटिस अभियान की शुरुआत की है। योजना पूर्वी उत्तर प्रदेश के 38 जिलों में चलेगी। उन्होंने बताया कि ये जिले इंसेफ्लाइटिस से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। गुरुवार से शुरू होकर यह अभियान 11 जून तक चलेगा। इसके तहत 15 साल तक की उम्र के 88 लाख से ज़्यादा बच्चों को शामिल किया जाएगा, जिसके लिए केंद्र सरकार 1 करोड़ वैक्सीन दे रही है। 4 दशक में जापानी बुखार से 40,000 बच्चों की मौत हुई है, यानी इंसेफ्लाइटिस से हर रोज़ 3 बच्चों की जान चली गई। विषाणुजनित बीमारियों के खिलाफ वो जंग थी। हम लोगों ने पोलियो को भगाया है, फाइलेरिया को भगाया है, अन्य तमाम प्रकार की विषाणुजनित बीमारियों को भगाने में सफल हुए हैं। इंसेफ्लाइटिस अब हम लोगों के टारगेट में है। यह आवश्यक है कि इसमें जागरूकता के साथ साथ जन सहभागिता, और इस दृष्टि से हम लोग अपील करेंगे कि आम जनमानस स्वास्थ्य के साथ साथ स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। कोयला खदान आवंटन मामले में आज 5 आरोपियों को जमानत मिल गई। इनके नाम पूरक आरोप पत्र में शामिल थे। इनमें जिंदल स्टील के सलाहकार आनंद गोयल भी शामिल हैं। ये मामला झारखंड में खदान आवंटन से जुड़ा हुआ है। इसमें उद्योगपति नवीन जिंदल और उनकी कंपनी आरोपी है। कोर्ट ने 24 मार्च को इन 5 को बतौर आरोपी सम्मन जारी किया था। मानेसर में भूमि अधिग्रहण केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के लिए ईडी ने आज दिल्ली और हरियाणा में करीब 10 जगहों पर छापेमारी की। जांच एजेंसी ने दिल्ली, पंचकुला, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में तलाशी ली। ईडी अधिकारियों ने बताया कि 8 लोगों के ठिकानों की जांच हुई है, जिनमें आईएएस अधिकारी, हरियाणा सरकार के अधिकारी और बिल्डर शामिल हैं। हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी राजीव अरोड़ा के दिल्ली आवास पर भी छापेमारी हुई है। वो फिलहाल केंद्रीय श्रम मंत्रालय में तैनात हैं। ईडी ने पिछले साल सितंबर में मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आरोपी हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज बाल बाल बचे। लातूर में मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग करानी पड़ी। उड़ान भरने के कुछ ही देर के बाद यह हादसा हुआ। पायलट के मुताबिक हेलीकॉप्टर की उड़ान भरने के बाद हवा का भारी दबाव था। विमान जब नीचे आना शुरू हुआ तो एक हाई टेंशन तार से टकराया। हेलीकॉप्टर में 2 क्रू मेंबर समेत 6 लोग सवार थे। सभी सुरक्षित हैं। शेयर बाजार में आज जबरदस्त तेजी रही। सेंसेक्स ने 448 अंकों की छलांग लगाई और 30,750 की नई ऊंचाई पर बंद हुआ। 14 मार्च के बाद ये सेंसेक्स में सबसे तेज बढ़ोतरी है। निफ्टी 149 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 9,510 पर बंद हुआ। अमेरिका में ब्याज दरें फिलहाल नहीं बढ़ने की खबरों का बाजार पर सकारात्मक असर दिखाई दिया, तो दूसरे एशियाई बाजार में भी तेजी रही। डॉलर के मुकाबले रुपया 25 पैसे मजबूत हुआ। ब्रिटेन के मैनचेस्टर में आत्मघाती हमले के आरोप में पुलिस ने अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि आत्मघाती हमलावर एक नेटवर्क के सदस्य थे और अब पुलिस इसी नेटवर्क से जुड़े लोगों की तलाश कर रही है। इस बीच ब्रिटेन ने धमाके पर अमेरिका के साथ जानकारियां साझा करना बंद कर दिया है।
दरअसल ब्रिटेन की ओर से दी गई सूचना है वहाँ के अखबारों में छपने से नाराज़गी है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री थेरेसा मे नाटो की बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने इस मुद्दे को उठाएंगी। I will make clear to President Trump that intelligence that is shared between our law enforcement agencies must remain secure. Tomorrow I will be attending the G7 summit in Italy, where I will lead a discussion on counter-terrorism and on how we will work together to prevent the plotting of terrorist attacks online and to stop the spread of hateful extremist ideology on social media. फिलहाल इतना ही। नमस्कार।